अध्याय 139। मैं पुराने संप्रदाय के नेता को बचा सकता हूँ। गूफी द्वारा रक्षक की त्वरित हत्या ने न केवल युन शान को बल्कि पूरे जियामा साम्राज्य के सभी शक्तिशाली लोगों को भी चौंका दिया। अब साम्राज्य के लगभग सभी शक्तिशाली लड़ाके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में एकत्र हो गए थे। वे सभी गूफी की ओर देखने लगे, जो आकाश में एक विशाल जादुई जानवर के ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर सम्मान और विस्मय के भाव थे। हम हमेशा से जानते थे कि वह शक्तिशाली है, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अब जब हमने उसे देखा है तो ये भयानक है। जिया जिंगतियान और हाई बोडोंग, जो हंगामा देखने आए थे, वे भी गंभीर थे। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। उन्हें आखिरकार गूफी की शक्ति के बारे में ठोस समझ आ गई। रक्षक युन शान से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था, जो एक 3 सितारा डू पूर्वज था। फिर भी गूफी ने उसे मुर्गे को मारने की तरह आसानी से मार डाला था। सौभाग्य से हमारे जियामा शाही परिवार ने कभी इस आदमी को नाराज नहीं किया, जिया जिंगतियान ने राहत भरी नजर से कहा। ऐसे बेजोड़ पावरहाउस के साथ अच्छे संबंध होना एक आशीर्वाद था, लेकिन अपमान से बचना उससे भी बड़ा सौभाग्य था। हाई बोडोंग गहरे विचारों में डूबा हुआ धीरे से बुदबुदाया, अगर अवसर मिलता है तो पूरे मितेर परिवार को इस वरिष्ठ के साथ संबंध बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। रक्षक मर चुका था और युन शान अभी भी सदमे में था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रहस्यमय रक्षक गूफी की एक भी चाल से बच नहीं पाएगा। उसके भीतर जल्दी ही घबराहट पैदा हो गई। वह जानता था कि गूफी उसके लिए अगली बार आएगा। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह हिला, वह दर्द से चिल्ला उठा। आह! युन शान ने अचानक पीड़ा में अपना सिर पकड़ लिया और उसके शरीर की सतह पर काली काली ऊर्जा दिखाई दी। न केवल वह, बल्कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग भी निश्चल हो गए। उनके शरीर कठपुतलियों की तरह अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनके चेहरे दर्द से मुड़े हुए थे और विकृत चेहरे बन गए थे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये देखकर युन युन और नालन यानरान हैरान रह गए। उनकी खूबसूरत आंखें युन शान और बड़ों में अचानक आए बदलाव से उलझन में भर गईं। जिया जिंगतियान, हाई बोडोंग और अन्य लोग भी हैरान थे, हालांकि उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उन्हें लगा कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की शक्ति का तेजी से बढ़ना और यह अचानक आए विसंगति आपस में जुड़ी हुई थी। युन शान और अन्य लोगों को इस अवस्था में देखकर युन युन उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन युन शान के चारों ओर की भयानक ऊर्जा ने उसे सीधे तौर पर पीछे धकेल दिया। युन युन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने निराशा में अपने होंठ काटे, ये जानते हुए कि वह शक्तिहीन थी। वह बस मदद के लिए गूफी की ओर देख सकती थी। युन युन, क्या तुम जानती हो कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ताकत सिर्फ 3 साल में इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? युन शान और उन अन्य बुजुर्गों को हॉल ऑफ सोल से मदद मिली। ऐसे अंधेरे और पापी लोगों से निपटना एक कीमत पर आता है। अगर मैं आज नहीं आता, जब हॉल ऑफ सोल्स को अब मिस्टी क्लाउड सेक्ट की जरूरत नहीं थी, तो वे कभी भी उनकी आत्माएं ले सकते थे। गूफी ने शांति से समझाया। अब जब रक्षक मर चुका है, तो उसने जो तरीके अपनाए थे वे काम करने लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा युन शान और दूसरे लोग नासमझ अराजक प्राणी बन जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। अराजक प्राणी बनना और मरना, ये सुनकर कि परिणाम कितने गंभीर थे, युन युन का नाजुक चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसके जैद जैसे हाथ कसकर बंद हो गए और वह युन शान से पूरी तरह निराश हो गई। युन शान मिस्टी क्लाउड सेक्ट को महानता की ओर नहीं ले जा रहा था, वह उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा था। कृपया उन्हें बचाओ। भले ही वह बहुत निराश थी, युन शान अभी भी उसका गुरु था। युन युन, मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन इन लोगों को बचाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं युन युन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह जानती थी कि गूफी ने पहले ही उसकी बहुत मदद की है और युन शान और बुजुर्गों को बचाने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। युन युन, उससे भीख मत मांगना। शायद मैं पुराने संप्रदाय के नेता और महान बुजुर्ग को बचा सकूं। इस समय बूहे आगे बढ़ा। वह एक उच्च स्तरीय 6ठी कक्षा का कीमियागर था, जिसकी आत्मा शक्ति अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। यही कारण था कि आत्माओं के हॉल के रक्षक ने उस पर अपनी सहायता का उपयोग नहीं किया था, इस डर से कि वह कुछ नोटिस कर सकता है। क्या तुम ये कर सकते हो? युन युन ने सहज रूप से गूहे पर संदेह किया। पहले भले ही गूहे को पता था कि वह शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने जोर दिया था और उसकी शक्ति को सील कर दिया गया था और उसे कैद में रखा गया था। इससे वह उससे नाराज हो गई। इसके अलावा
गू हे सिर्फ एक निम्न स्तरीय डू सम्राट और छठी कक्षा का कीमियागर था। वह संभवतः युन शान और बड़ों को कैसे बचा सकता था? युन की निगाहों का सामना करते हुए गू हे को दोषी महसूस हुआ। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं क्योंकि वह उसकी नज़रों से बच रहा था। मेरा विश्वास करो, मैं पुराने संप्रदाय के नेता को बचा सकता हूँ। एक पल के बाद गू हे की आंखों में दृढ़ संकल्प भर गया और वह युन शान की ओर चल पड़ा, जो पीड़ा में था और गिरने के कगार पर था। गू हे ने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी डू की उई को छोड़ा, फिर सावधानी से युन शान के पास पहुंचा। एक बार करीब आने के बाद उसने अपना हाथ युन शान के माथे पर दबाया, जिससे उसकी आत्मा की शक्ति फैल गई और युन शान के भीतर की शक्ति को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अगले ही पल युन शान अचानक पागल हो गया और उसने गू हे पर हमला कर दिया, जिससे वह उड़ गया। निराश चौकन्ने होने के बावजूद गू हे ने अभी भी प्रभाव से खून थूका। जमीन पर लेटे हुए गू हे ने निराशा में युन शान को देखा, अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन युन शान के भीतर उसने जो भयानक शक्ति महसूस की थी वह एक बार फिर से उभरने लगी। अंत में उसने आह भरी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प फीका पड़ गया, निराशा ने उसकी जगह ले ली। वह चुप रहा। अपनी अराजक स्थिति में युन शान को कोई होश नहीं था, एक चलती हुई लाश की तरह। गू हे की आत्मा की शक्ति अभी भी मदद करने के लिए बहुत कमजोर थी। गू हे की विफलता को देखकर युन की एकमात्र बची हुई उम्मीद गूफी थी। उसने गूफी को विनती भरी आंखों से देखा, उसके नाजुक हाथ कसकर बंद थे। उसे अपनी खुद की शक्तिहीनता से नफरत थी। उसका चेहरा, जो कभी गुलाबी था, अब गहन आंतरिक संघर्ष से पीला पड़ गया था, भोर में गहरे पहाड़ों में धुंध की तरह नाजुक। गूफी, अगर तुम मेरे मालिक और बाकी लोगों को बचाओगी तो मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारा सेवक बनने को तैयार हूँ। युन ने गूफी की आंखों में देखने की हिम्मत किए बिना कहा। उसे डर था कि वह अपनी गरिमा को त्यागने के लिए उसे तुच्छ समझेगा। नीलम पंख वाले शेर राजा के पंखों से आने वाली हवाओं में उसका पहले से ही कमजोर शरीर और भी अधिक नाजुक और अस्थिर लग रहा था। धुंधले बादल संप्रदाय के ऊपर आकाश में युन अकेली लग रही थी, असहाय रूप से गूफी और उसके पीछे ज़ॉम्बी जैसे लोगों की भीड़ का सामना कर रही थी। युन को वहां हवा में अस्त व्यस्त खड़ा देखकर गूफी आखिरकार इसे सहन नहीं कर सका। आह, तुम वाकई धुंधले बादल संप्रदाय के बोझ तले दबे हुए हो। गूफी ने आह भरते हुए उसकी मदद करने के लिए सहमति जताई। गूफी के भीतर से एक शक्तिशाली आत्मा बल उमड़ा, जिसने तुरंत पूरे धुंधले बादल संप्रदाय को घेर लिया। जैसे ही उसकी आत्मा शक्ति मुक्त हुई, जिया जिंगतियान, हाई बोडोंग और अन्य लोगों ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं, चुपचाप आश्चर्यचकित होकर कि कैसे गूफी न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास एक बेजोड़ आत्मा शक्ति भी थी। रक्षक ने युन शान और अन्य लोगों की आत्माओं में जो काली ऊर्जा छोड़ी थी, उसे गूफी की आत्मा शक्ति ने बाहर निकाल दिया, जो काले धुएं के बादल के रूप में उनके सिर से बाहर निकल रही थी। अपनी उंगलियों की एक चुटकी से गूफी ने स्वर्गीय ज्वाला की एक धारा निकाली, जिसने काले धुएं को जलाकर शून्य कर दिया। गूहे ने ये सब बढ़ती निराशा के साथ देखा, छिपने के लिए एक छेद खोजना चाहता था। वह आदमी अपनी मंगेतर को लेने आया था और वह इसे रोकने में असमर्थ था। अब वह चीज भी जिसमें वह सबसे अच्छा था, आत्मा शक्ति, अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत कमतर थी। और सबसे बढ़कर उसने सबके सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया था। ये किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला है, इतनी शक्तिशाली? भीड़ में जलती हुई आंखों की एक जोड़ी गूफी के हाथों में स्वर्गीय ज्वाला को ध्यान से देख रही थी। नजर जियोयान की थी। जियोयान की आंखों में लालच की चमक थी। हालांकि वह इसे चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास गूफी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की स्वर्गीय ज्वाला को पाने की हिम्मत नहीं थी। अध्याय 140। दुनिया इतनी बड़ी है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। इस लड़के का भविष्य अथाह है। याओ लाओ की आत्मा जियोयान के हाथ की अंगूठी के भीतर छिपी हुई थी। उसने गूफी का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी सारी आत्मा शक्ति को रोक दिया। हालांकि अंगूठी के भीतर भी याओ लाओ ने गूफी की विशाल आत्मा शक्ति को महसूस किया, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। काली ऊर्जा के पूरी तरह से जल जाने के बाद पहले से अस्तव्यस्त और उन्मत्त युन शान आखिरकार शांत हो गया और उसकी चेतना धीरे धीरे स्पष्टता में लौट आई। ये देखकर युन का चेहरा खुशी से चमक उठा। युन शान के ठीक होने से वह खुश थी, लेकिन वह और भी आभारी थी कि गूफी ने उसकी मदद करने का फैसला किया था। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। युन शान आपकी महान दयालुता को कभी नहीं भूलेगी। अब पूरी तरह से होश में युन शान ने गूफी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि सोल हॉल के साथ उसका सहयोग उसे लगभग ऐसे विनाशकारी अंत तक ले आएगा। धुंधले बादल संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने भी गूफी को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, लेकिन वह उन्हें स्वीकार करने की जहमत नहीं उठा सका। इस बीच घायल गूहे, जिसे युनशान ने मारा था, लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। केवल उसका प्रत्यक्ष शिष्य लियू लिंग उसका समर्थन करने के लिए आया था। युनर, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। गूफी को धन्यवाद देने के बाद युनशान तुरंत युन की ओर मुड़ा और माफी मांगी। उसका रवैया बेहद ईमानदार था, यहाँ तक कि विनम्रता की सीमा पर भी। लेकिन युन उदासीन रही। उसने अपने गुरु और धुंधले बादल संप्रदाय के लिए वह सब कुछ कर दिया था जो वह कर सकती थी। इस समय उसे अब दोनों में से किसी से भी ज्यादा लगाव नहीं रहा। मास्टर, अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में पूरी तरह से पद छोड़ दूंगी। दुनिया बहुत विशाल है और मैं इसे तलाशना चाहती हूँ। युन ने सीधे अपने इरादे व्यक्त किए। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, अब से वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जिएगी। ये सुनकर युनशान का चेहरा पछतावे से भर गया। वह युन की आवाज में ठंडक सुन सकता था और जानता था कि उसकी पिछली गलतियों ने उसे दिल तोड़ दिया है। उसके पास उसे रहने के लिए कहने का चेहरा नहीं था। बहुत अच्छा, युनशान ने सिर झुकाकर कहा। मास्टर, क्या आप वाकई जा रहे हैं? नालन यानरान ने युन की ओर देखा। युन ने उसकी नज़र से नज़र मिलाए। उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। डूकी हुई महाद्वीप बहुत विशाल है। मैं लंबे समय से बाहर निकलकर प्रशिक्षण लेना चाहती थी। मास्टर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर युन चली जाती तो नलन यानरान के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में रहने का कोई कारण नहीं होता। इसके अलावा 3 साल की चुनौती हारने के बाद वह और मजबूत होने के लिए उत्सुक थी। जियामा साम्राज्य को छोड़ना शायद वह शॉर्टकट हो जिसकी उसे जरूरत थी। सिर्फ एक दिन में संप्रदाय के नेता और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भावी संप्रदाय के नेता दोनों ने छोड़ने का फैसला किया, जिससे संप्रदाय के सदस्य उन्हें जाते हुए देखने के लिए अनिच्छुक हो गए। क्या वह वास्तव में जा रही है? गूहे ने दूर से युन को देखा। वह उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जानता था कि अब उसके पास यह अधिकार नहीं है। अब जब युनशान और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग जाग गए थे, तो जिया जिंगतियान और हैबोडोन को उदासी का एहसास हुआ। इस बूढ़े आदमी के जीवित रहने से जियामा साम्राज्य को ज्यादा शांति नहीं मिलेगी, जिया जिंगतियान ने थोड़ी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये सौभाग्य की बात है कि वरिष्ठ गूफी ने हस्तक्षेप किया, जिससे जियामा साम्राज्य को शांति मिली। जियामा साम्राज्य, अगर युनशान को पागल होने दिया जाता तो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाता, हाइबोडोंग ने कहा। लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि युनशान जिंदा है, लेकिन संप्रदाय अब अव्यवस्थित है। संप्रदाय नेता और भावी संप्रदाय नेता दोनों ही चले गए हैं। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जियामा शाही परिवार को फिर से चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। भीड़ के बीच नालंजी ने आसमान की ओर देखा, जहां गूफी, जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी, खड़ी थी। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसी समय उसकी नज़र युन के बगल में खड़े नालन यानरान पर पड़ी। अगर नालन यानरान इस वरिष्ठ के साथ हो सकता है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ मामलों को निपटाने के बाद युन ने गूफी की ओर देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी पहले की सख्त और दृढ़ अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसका शरीर स्पष्ट रूप से शिथिल हो गया। गूफी महसूस कर सकती थी कि युन की भावनाएं पूरी तरह से बदल गई थी। वह अब हल्की फुल्की और खुश लग रही थी। गूफी, तुम यह नहीं कहोगी कि तुम फिर से मेरी दासी बनना चाहती हो, है ना? गूफी ने उसे बोलने से पहले ही रोक दिया। युन अजीब तरह से मुस्कुराई। वास्तव में उसने वादा किया था कि अगर वह युनशान को बचाएगा तो वह उसकी दासी बन जाएगी, और वह उसका अनुसरण करने के लिए तैयार थी। उस पर बात करते हुए, बस तुम्हें पता है, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दोस्त की। गूफी के शब्दों ने माहौल को हल्का कर दिया, जिससे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में होने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द का भारीपन कम हो गया। ठीक है, अगर तुम्हें नौकरानी की जरूरत नहीं है तो मैं दुनिया देखने जाऊंगा। जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा, अगर मैं भविष्य में तुम्हें ढूंढना चाहूं तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ? युन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब जब उसने संप्रदाय की नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसे अब जनता की राय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह संप्रदाय के हितों पर विचार किए बिना जो चाहे कर सकती थी। युन की चमकीली आंखों में देखते हुए
गू फेई ने गंभीरता से जवाब दिया, पूर्वी क्षेत्र में, गू दायरे में। वह खुश था कि युन युन ने ये निर्णय लिया था। कम से कम अब वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बोझ से दबी नहीं रहेगी और अपने लिए जी सकेगी। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। युन युन की मुस्कान चमक रही थी, मानो धुंधले बादल संप्रदाय की सारी वसंत हवा उसके चेहरे पर आ गई हो। युन युन की मीठी मुस्कान देखकर गू हे ने अपना सिर नीचे किया, लियू लिंग का हाथ पकड़ा और चुपचाप एक कोने में गायब हो गया, जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया। धुंधले बादल संप्रदाय ने एक महान नेता खो दिया है। जिया जिंग तियान, जो युन युन को अच्छी तरह से जानता था, ने अफसोस में आह भरी। मैंने सुना है कि यह वरिष्ठ हाल ही में आपके जियामा शाही परिवार से मिलने आया था। आप कुछ संदिग्ध योजना नहीं बना रहे हैं, है न? है बोडोंग ने कुछ इशारा करते हुए पूछा। जिया जिंग तियान ने सीधे जवाब दिए बिना रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। इससे है बोडोंग चिंतित हो गया। उसने गूफी और जियामा शाही परिवार के बीच संबंधों की जांच करने का गुप्त रूप से फैसला किया। सब कुछ तय होने के बाद गूफी ने अपने बगल में कैलिन को देखा। चलो वापस चलते हैं, रात को आराम करो और कल हम सांप लोगों की जनजाति में जाएंगे। कैलिन ने चुपचाप सब कुछ देखा था। हालांकि वह चुप रही, गूफी के पीछे खड़ी रही। वह युन युन के गूफी के साथ रिश्ते के बारे में जानती थी और उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। चलो चलते हैं, वह थोड़ा मुस्कुराए। इसके साथ ही गूफी और उसका समूह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से चले गए। रानी मेडुसा कुछ हद तक उत्साहित थी, ये जानते हुए कि वे जल्द ही जनजाति के प्रवास की तैयारी करेंगे, एक लंबे समय से रखे गए सपने को पूरा करेंगे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन ज़ियाओ यान उनके बीच छिपा रहा, खुद को नहीं दिखाया। उसे अपने पिता के गायब होने के बारे में कुछ संदेह होने लगा था। पूरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को तथाकथित आत्माओं के हॉल द्वारा कलंकित किया गया था। अगर इसके पीछे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय नहीं था तो ये केवल वे ही हो सकते थे। लेकिन आत्माओं का हॉल ऐसा क्यों करेगा? ज़ियाओ यान को नहीं पता था। उसे अभी और भी जांच करनी थी। आज के बाद सभी शक्तियों को पता चल जाएगा कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जियामा साम्राज्य के भीतर अपने कार्यों में बहुत अधिक संयमित होगा। कम से कम अगर युन शान संप्रदाय को मजबूत करना चाहता था तो उसे अपनी आक्रामकता को कहीं और निर्देशित करना होगा। अध्याय 141। अब से उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम मेरे साथ करते हो। अगली सुबह गूफी, रानी मेडुसा, किंगलिन और अन्य लोगों ने जिया जिंग तियान, याओ ये और अन्य लोगों को अलविदा कहा, फिर चल पड़े शेर राजा पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर भागा। एक दिन के भीतर शेर राजा रेगिस्तान में गहराई तक उड़ गया था। इस दौरान किंगलिन ने एक बार रॉक डेजर्ट सिटी का दौरा किया, लेकिन उसे जियोडिंग या जियोली नहीं मिले। ये जानने के बाद कि उन्होंने अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को भंग कर दिया है, वह लंबे समय तक नहीं रुकी। रॉक डेजर्ट सिटी लौटने पर कुछ भाड़े के सैनिकों ने आकाश में उड़ते हुए शीर्ष स्तरीय पावर हाउस को किंगलिन के रूप में पहचाना, जिसे एक बार उसके मानव सांप वंश के कारण धमकाया गया था, जिससे जटिल भावनाएं पैदा हुई, डर, ईर्ष्या और ताकत के लिए एक स्वाभाविक सम्मान। अब कोई भी उसके प्रति कोई तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। किंगलिन को आखिरकार समझ में आ गया कि इस दुनिया में कमजोरी एक पाप है और केवल जब आप मजबूत हो जाते हैं तो लोग आपके अतीत की परवाह करना बंद कर देते हैं। उसे ये भी एहसास हुआ कि यह गूफी ही थी जिसने उसे बदल दिया था, जिससे उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला। हम आखिरकार पहुंच गए। बहुत पहले ही नीलम पंख वाले शेर राजा ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था जहां सांप लोग जनजाति रहती थी। जैसे ही शेर राजा शहर के बांस के जंगल के भीतर सांप लोगों के पवित्र शहर के करीब पहुंचा, एक बांस के घर में क्रॉस लेग बैठी 4 बुजुर्ग सांप महिलाओं ने एक साथ अपनी आंखें खोली। मुझे रानी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। क्या ये हो सकता है कि रानी वापस आ गई है? मेडुसा मंदिर के पास आने वाली परिचित आभा को महसूस करते हुए 4 बुजुर्ग सांप महिलाएं जल्दी से उठ खड़ी हुई और बांस के घर से बाहर निकल गईं। जैसे ही सांप लोगों के 4 बुजुर्ग मेडुसा मंदिर के बाहर आकाश में पहुंचे, उन्होंने दूरी में एक छोटा काला बिंदु देखा। 7वें दर्जे का जादुई जानवर। 7वें दर्जे का जादुई जानवर अचानक हमारे पवित्र शहर की ओर क्यों बढ़ रहा है? शेर राजा की शक्तिशाली आभा ने सांप लोगों के 4 बुजुर्गों को थोड़ा सावधान कर दिया। लेकिन जैसे ही काला बिंदु नजदीक आया और शेर राजा की पीठ पर रानी मेडुसा को देखा, उनकी सतर्कता गायब हो गई। ये वास्तव में महारानी है। रानी वापस आ गई है। शेर राजा की पीठ पर रानी मेडुसा को देखकर चारों बुजुर्गों की बूढ़ी आंखें उत्साह से भर गईं। हालांकि
जब उन्होंने गूफी को रानी मेदुसा के बगल में खड़ा देखा तो वे अचानक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि गूफी का हाथ स्वाभाविक रूप से उनकी रानी की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था और वे दोनों बहुत करीब खड़े थे, काफी अंतरंग दिख रहे थे। लोगों, आपकी रानी वापस आ गई है। पवित्र मंदिर के सामने पहुंचकर रानी मेदुसा ने शहर की दीवारों पर असंख्य सांप लोगों को चिल्लाते हुए कहा, धीरे से अपने निर्दोष हाथ को उसके सामने बढ़ाया। उस पल वह कला के एक परिपूर्ण काम की तरह लग रही थी, इतनी सुंदर कि लोगों के दिल कांप उठे। उस पल रानी मेदुसा को परिभाषित करने वाला गर्व वापस आ गया था, उसके पूरे अस्तित्व से बड़प्पन की आभा निकल रही थी। आपका स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है महाराज। जैसे ही रानी मेदुसा प्रकट हुई, हुआ और शहर की दीवारों पर मौजूद कई सांप लोग सैनिकों ने सम्मानपूर्वक उसे प्रणाम किया, उनके चेहरे उत्साह से भर गए। उठो, कैलिन ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी शांत और अधिकारपूर्ण आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। रानी ने मानव रूप धारण कर लिया है, जिसका अर्थ है कि वह दूर पूर्वज तक पहुंच गई है। हमारे सांप लोग जनजाति को अब वास्तव में उम्मीद है। अद्भुत, स्वर्ग ने आखिरकार हम पर मुस्कुरा दिया है। रानी दू पूर्वज की एक शक्तिशाली शक्ति बन गई है। रानी मेदुसा से निकलने वाली अपार शक्ति को महसूस करते हुए सांप लोग के 4 बुजुर्ग और भी अधिक उत्साहित हो गए। पूरा पवित्र शहर खुशी से झूम उठा। इस तपते हुए टाइगर रेगिस्तान में धकेले जाने के बाद से सांप लोग हमेशा वहां से जाने के लिए तरस रहे थे। अब वह इच्छा आखिरकार पूरी होने के करीब थी। सभी का मानना था कि रानी मेदुसा के नेतृत्व में बहुत जल्द ही पूरा सांप लोग जनजाति इस शापित रेगिस्तान को छोड़ देगा। नीलम पंख वाले शेर राजा की पीठ पर रानी मेदुसा ने अपने उत्साही लोगों को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सभी, आज मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ये गूफी है, मेरा पति। अब से जनजाति में आप सभी को उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप मेरे साथ करते हैं। रानी मेदुसा ने तब अपने सभी लोगों के सामने गूफी के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को सार्वजनिक रूप से घोषित किया। पति, आपको मेरे इतने हाई प्रोफाइल होने से कोई आपत्ति नहीं है न? उसके बोलने के बाद कैलिन ने अपनी खूबसूरत आंखों से गूफी को देखा। उसके गोरे जैद जैसे हाथ ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और उसके लाल होंठ खुल गए, जिससे एक नर्म, थोड़ी कमजोर लेकिन बिजली जैसी आवाज निकली। मुझे क्यों आपत्ति होगी? यह एकदम सही है, ये किसी भी गलतफहमी को रोकता है। गूफी ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। जब उसने घोषणा की कि गूफी उसका पति है, तो पवित्र शहर के कई पुरुष सांप लोग उसे ईर्ष्या और यहाँ तक कि जलन से देखते थे। आखिरकार रानी मेदुसा सांप लोग जनजाति के कई लोगों के दिलों में अछूत देवी थी। सांप लोग के 4 बुजुर्गों पर गूफी की गहरी छाप थी, क्योंकि उन्होंने सालों पहले उससे लड़ाई की थी। उस समय जब वे चारों एक साथ काम करते थे, तब भी वे गूफी से हार जाते थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों के बाद रानी की वापसी के साथ गूफी बन जाएगा उसका पति। सब लोग, कायर और मैं आपको रेगिस्तान से बाहर निकालने और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक नया आश्रय खोजने के लिए वापस आ गए हैं। जबकि सांप लोगों के 4 बुजुर्ग अभी भी सदमे में थे, गूफी आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसके जैसा कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शर्मीला या आरक्षित नहीं होता। ये स्थिति उस समय की तुलना में कुछ भी नहीं थी जब उसने ब्लैक सबमर्स्ड आर्मी में सैनिकों को प्रशिक्षित किया था। जैसे ही उसने बात की, गूफी ने अपनी अपार शक्ति को भी प्रकट किया। एक हल्का दबाव सभी को घेर रहा था। वह बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि रानी की भी इतनी मजबूत उपस्थिति नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह रानी का पति हो सकता है। इस स्तर की शक्ति के साथ मेरे पास विरोध करने की इच्छा भी नहीं है। उसने कहा कि वह हमें रेगिस्तान से बाहर ले जाएगा और एक नया घर ढूंढेगा। यह आश्चर्यजनक है। अगर ऐसा होता है तो हमें इस रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी को और नहीं सहना पड़ेगा। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, पवित्र शहर में सांप लोग खुशी से झूम उठे। स्पष्ट रूप से उनके शब्दों और उनके द्वारा प्रदर्शित शक्ति के कारण सांप लोग ने उन्हें अपनी रानी के पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। सांप लोग ठंडे खून के होते हैं, जिससे तपते टैगोर रेगिस्तान में जीवन बेहद कठिन हो जाता है। इस मनहूस जगह को छोड़ना सांप लोग जनजाति के प्रत्येक सदस्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण घटना के सामने गूफी और सांप लोग के बीच पिछले संघर्ष अब कोई मुद्दा नहीं थे। अध्याय 142। सांप लोग पलायन करते हैं और राष्ट्र हमला करते हैं। प्रिय, मैं जनजाति के पलायन के लिए जितनी जल्दी हो सके सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा।
आकाश में काइलिन ने गूफी से धीरे से बात की, जो उसके बगल में थी। फिर उसकी निगाहें ठंडी हो गईं, एक रानी के अधिकार को लेकर जब वह शहर की दीवार पर हुआ शेर को देख रही थी। हुआ शेर, तुरंत सभी जनजातियों के नेताओं को मेरा आदेश सुनाओ। उन्हें लोगों को पलायन के लिए संगठित करने को कहो, और याद रखो, गति महत्वपूर्ण है। हाँ महाराज। रानी मेदुसा की आज्ञा सुनकर हुआ शेर ने उत्साह से सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद पूरा स्नैक पीपल पवित्र शहर गतिविधि से गुलजार हो गया। लगातार आदेश भेजे जा रहे थे। टैगर रेगिस्तान में फैले सभी स्नैक पीपल जनजातियों को इकट्ठा किया जा रहा था। इसके बाद गूफी और किंगलिन को रानी मेदुसा ने आराम करने के लिए अपने महल में ले जाया। क्या रानी गर्भवती है? ये बहुत अच्छी खबर है, और वह 8वें स्तर के अमृत से बच्चे का पालन पोषण कर रही है। भविष्य में हमारे स्नैक पीपल में निश्चित रूप से एक और असाधारण प्रतिभा होगी। जब सर्प पीपल के 4 बुजुर्गों को रानी मेदुसा से पता चला कि वह गर्भवती है, तो वे स्पष्ट रूप से बहुत खुश थे। इसके अलावा यह महसूस करने पर कि गूफी 8वें स्तर के अमृत प्रदान कर सकता है, उनके लिए उनका सम्मान और भी गहरा हो गया। ऐसे शक्तिशाली कीमियागर की मदद से उन्हें विश्वास था कि बुढ़ापे में भी उन्हें पूर्वज स्तर तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। रानी मेदुसा के वापस आने के बाद पूरी जनजाति ने उच्च गति के संचालन की स्थिति में प्रवेश किया। कुछ ही दिनों में सर्प लोगों के पवित्र शहर और अन्य 8 प्रमुख जनजातियों ने अपने सभी लोगों और आपूर्ति को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। इसके बाद वास्तविक प्रवास शुरू होगा। इस दिन गूफी रानी मेदुसा और किंगलिन के साथ शेर राजा की पीठ पर चढ़े पवित्र शहर से बड़ी संख्या में सर्प लोगों के प्रवास में शामिल हुए। इस प्रवास के लिए रानी मेदुसा ने एक निश्चित मार्ग तैयार किया था। कुछ अधिक दूर की जनजातियों को अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में मुख्य प्रवास पथ पर प्रतीक्षा करनी थी। अंततः सभी सर्प लोग एक साथ रेगिस्तान से निकलेंगे। प्रवास शुरू करो। जल्द ही जैसे ही रानी मेदुसा की आज्ञाकारी आवाज आकाश में गूंजी, स्नेजे लोगों का विशाल और अंतहीन प्रवास व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने लगा। इस विशाल काफिले के मध्य क्षेत्र में सबसे मजबूत सांप लोग गाड़ियों को खींचते थे, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। काफिले के चारों ओर शक्तिशाली योद्धा गश्त कर रहे थे और रेगिस्तान में रहने वाले जहरीले कीड़ों और जादुई जानवरों के संभावित हमलों से बचाव कर रहे थे। प्रत्येक जनजाति का नेता अपने लोगों के ऊपर उड़ता था, सतर्कता से आसमान में गश्त करता था। हालांकि प्रवास लंबा था और आपूर्ति व्यापक थी, लेकिन ज्यादातर सांप लोग खेती करने वाले थे, जो आमतौर पर इंसानों से ज्यादा मजबूत थे। इस तरह गाड़ियां खींचना और लंबी दूरी की यात्रा करना उन्हें ज्यादा थका नहीं पाता था। हालांकि अगर उन्हें रेत के तूफान जैसी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, तो शक्तिशाली डू किंग और डू सम्राट विशेषज्ञ भी खुद को शक्तिहीन पाएंगे। प्रवास के 10वें दिन उन्हें रेत के तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान अचानक आया और जनजाति के स्काउट्स की चेतावनियों के बावजूद पूरी तरह से खाली होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अगर तूफान आता तो लगभग 10% लोग रेत में दब सकते थे। तितर बितर हो जाओ। जब पीली रेत से भरा तूफान नजदीक आया तो गूफी ने बस अपनी आस्तीन लहराए और रेत का तूफान पूरी तरह से दूर हो गया। तूफान से गूफी के निपटने को देखकर अनगिनत सांप लोग कृतज्ञता से भर गए। 1 महीना जल्दी ही बीत गया और सांप लोगों के सामने का हिस्सा रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच गया था, जहां जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का हरा भरा विस्तार दिखाई दे रहा था। हालांकि उनके और हरे भरे पहाड़ों के बीच एक विशाल किला और मीलों तक फैली ऊंची दीवारों की एक श्रृंखला थी। चाहे वे किले को बाईपास करना चाहें या सीधे हमला करना चाहें, यह मानवता के खिलाफ युद्ध की सांप लोगों की औपचारिक घोषणा का संकेत होगा। इससे आसपास के मानव साम्राज्य एक बार फिर सांप लोगों पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकते थे। हमें क्या करना चाहिए? मेई स्नैक जनजाति की नेता यू मेई ने रानी मेदुसा की ओर मुड़कर उनसे मार्गदर्शन मांगा। उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे किले के ऊपर आसमान में चढ़ा, उसके पीले पीले डू के पंख चमक रहे थे। मास्टर गूफी, ये बूढ़ा आदमी कुछ समय से आपका इंतजार कर रहा है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जिया जिंग तियान था, और उसने गूफी को सम्मानपूर्वक झुककर और मुस्कुराकर अभिवादन किया। सांप लोग जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से पलायन करना चाहते हैं। आपको द्वार खोलना है और उन्हें गुजरने देना है। बोलने के बाद जिया जिंग तियान ने तुरंत किले के पहरेदारों को द्वार खोलने का आदेश दिया। द्वार खोलो। हमें सांप लोगों को क्यों अंदर जाने देना चाहिए? क्या होगा अगर वे पहाड़ों से गुजरने के बाद हमारे साम्राज्य पर हमला कर दें? ये सही है।
अगर ऐसा होता है तो क्या किले के पीछे के सभी नागरिक उनके ब्लेड के संपर्क में नहीं आ जाएंगे? जिया जिंगतियान का आदेश सुनकर कई पहरेदारों ने प्रतिरोध महसूस किया। वे सांप लोगों के खिलाफ द्वेष रखते थे और उन्हें भरोसा नहीं था कि सांप लोग केवल शांति से गुजरना चाहते थे। कमांडर ली, आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? आदेश का पालन करें। पहरेदारों की अनिच्छा और संदेह को देखते हुए जिया जिंगटियन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह किले के कमांडर की ओर मुड़ा, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकली। इस आभा के दबाव में आसपास के सैनिक तुरंत चुप हो गए। उद्धरण चिन्ह ... हाँ सर। अनिच्छा से स्पिरिट रैंक वाले कमांडर ने आदेश स्वीकार कर लिया और गेट खोलने की व्यवस्था की। क्या मानव वास्तव में हमें अंदर जाने के लिए गेट खोल रहे हैं? क्या हो रहा है? ये देखकर स्नैक पीपल ने एक बार फिर गूफी को श्रद्धा से देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रानी के चुने हुए साथी का इतना प्रभाव था, जिसने मानव साम्राज्य की सेना को उन्हें रास्ता देने के लिए मजबूर कर दिया। सभी जनजातियों, मेरी आज्ञा सुनो, आगे बढ़ते रहो और किले के रक्षकों पर हमला मत करो। रानी मेदुसा ने तुरंत आदेश जारी किया। जल्द ही जयामा साम्राज्य के अनगिनत सैनिकों की चौकस निगाहों के नीचे शक्तिशाली स्नैक पीपल का प्रवास द्वारों से होकर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया। ... क्या स्नैक पीपल जयामा साम्राज्य की सीमा से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में चले गए और साम्राज्य की सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की? जिया जिंगटियन क्या कर रहा है? लू यान साम्राज्य में गोल्डन गीज संप्रदाय में सुनहरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथ में पत्र देखा, जो गुस्से से उबल रहा था। सांप लोगों का कई आसपास के साम्राज्यों के साथ खूनी झगड़ा था। वे उन्हें मजबूत होने की अनुमति नहीं दे सकते थे। पहले सांप लोग रेगिस्तान में पीछे हट गए थे, इसलिए उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। लेकिन अब जब वे रेगिस्तान छोड़ चुके थे तो उन्होंने उन्हें भविष्य के खतरे के रूप में देखा। जल्दी से मुलान साम्राज्य और चुयून साम्राज्य से संपर्क करें। उन्हें अपनी सेनाओं को जुटाने और सांप लोगों का सफाया करने के लिए कहें। जल्द ही सुनहरे वस्त्र पहने आदमी के मुंह से एक सख्त आदेश जारी किया गया। अध्याय 143। आपको पहले मेरे धुंधले बादल संप्रदाय से गुजरना होगा। पूर्वी मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में सांप लोग अपने प्रवास के बाद अभी भी बेहद व्यस्त थे, उपलब्ध संसाधनों से घर बना रहे थे। अपनी शारीरिक थकावट के बावजूद उनमें से प्रत्येक ने एक उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए खुशी से मुस्कुराया। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में रहने की स्थिति टैगोर रेगिस्तान की तुलना में असीम रूप से बेहतर थी। ये स्थान वास्तव में सांप लोगों के रहने के लिए उपयुक्त था। ये देखते हुए कि सांप लोग बसने लगे थे, गूफी वहां पूरी तरह से नहीं रुके, क्योंकि यहाँ से घाटी की दूरी जहाँ ज़ियाओ जियान और अन्य लोग थे, बहुत दूर नहीं थी। गूफी की गति से वह आधे घंटे में वहां पहुंच सकता था। चूंकि यहाँ करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए उसने एक स्थानिक जेड स्लिप को पीछे छोड़ दिया और ज़ियाओ जियान और जियान यू के साथ छोटी घाटी में लौटने के लिए एक अंतरिक्ष सुरंग खोली। शेर राजा जादुई जानवरों को मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में रोकने में मदद करने के लिए सांप लोगों के साथ पीछे रह गया। TLN, आप में से अधिकांश को ये पसंद था, इसलिए मैं यू के साथ गया। साथ ही आप में से एक ने बताया कि जियान ले एक अन्य उपन्यास में एक लड़के का नाम था। आधे महीने बाद बिन बुलाए मेहमानों का एक बड़ा समूह जियामा साम्राज्य की सीमाओं के बाहर आ गया। लुओयान साम्राज्य और मुलान साम्राज्य के नेतृत्व में 1 दर्जन से अधिक अन्य छोटे देशों की सेनाओं के साथ वे जियामा साम्राज्य की सीमा के बाहर एकत्र हुए। इस समय सीमा के बाहर विशाल मैदानों पर विभिन्न आकारों की 13 सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं। लोगों की विशाल संख्या मोटे तौर पर अनुमानित भारी थी 3 लाख से अधिक की संख्या। नेता कोई और नहीं बल्कि गोल्ड गीज संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यान लुओतियान थे, जो 3 सितारा डू पूर्वज विशेषज्ञ थे। जिया जिंगतियान को कुछ दिन पहले ही लुओयान साम्राज्य के इरादों के बारे में जानकारी मिल गई थी। हालांकि उनका मानना था कि यान लुओतियान अकेले बहुत परेशानी पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी 1 दर्जन से अधिक अन्य देशों के साथ मिलकर जियामा साम्राज्य की सीमाओं पर दबाव डालेंगे। बल के विशाल आकार ने जिया जिंगतियान को स्थिति को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया। वह व्यक्तिगत रूप से सीमा पर पहुंचे, जहां उन्होंने यान लुओतियान को देखा। यान लुओतियान, क्या मैंने अपने पत्र में नहीं कहा था कि सांप लोगों ने मानव साम्राज्यों को अब और नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया है? आपने हमारी जियामा सीमा पर सेना क्यों लाई है? जिया जिंगतियान किले के बाहर आसमान में दिखाई दिए, उनका स्वर उग्र था। जिया जिंगतियान,
मुझे लगता है कि उम्र के साथ तुम और भी बूढ़ी होती जा रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि हमने सांपों को रेगिस्तान में क्यों खदेड़ा था? लुओ यान तियान ने व्यंग्य किया। सांपों ने बंजर रेगिस्तान में कोई खतरा नहीं पैदा किया, लेकिन अब मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में, जो संसाधनों से भरपूर है और उनके विकास के लिए एकदम सही है, वे एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। सबसे पहले नुकसान तुम्हारा जियामा साम्राज्य को होगा। तुम्हें हमारे लिए रास्ता साफ करना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे साम्राज्य को तहस-नहस करने में संकोच नहीं करेंगे। ये सही है। हमने सुना है कि सांपों की रानी मेडुसा पहले ही पूर्वज तक पहुंच चुकी है। अगर वे बढ़ते रहे तो वे अंततः हमारे मानव साम्राज्यों के लिए खतरा बन जाएंगे। आसपास के साम्राज्यों के कई विशेषज्ञ जिया जिंग तियान की आलोचना करते हुए इसमें शामिल हो गए। इतने सारे मजबूत योद्धाओं के भारी दबाव, जिनमें 3 मुलान एल्डर्स भी शामिल थे, जो ताकत में जिया जिंग तियान से कम नहीं थे, और यान लुओ तियान, जो 3 सितारा पूर्वज थे, ने जिया जिंग तियान को तेजी से असहाय महसूस कराया। उसने किले के भीतर सैनिकों की ओर देखा। उनकी दृढ़ निगाहों से पता चलता था कि वे साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वह वास्तविकता जानता था। ये सवाल नहीं है कि हम उनसे डरते हैं या नहीं। इतने सारे साम्राज्यों के एकजुट होने से हमारे पास कोई मौका नहीं है। अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे सैनिक व्यर्थ में मर जाएंगे। चलो रास्ता साफ करते हैं। जिया जिंग तियान ने निराशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, ये जानते हुए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अनिच्छा से रास्ता साफ करने का आदेश दिया। ये देखकर यान लुओ तियान और उसके सहयोगी विजयी भाव से मुस्कुराए। रुको! उस समय एक आवाज रुकी। जिया जिंग तियान ने इसे तुरंत पहचान लिया और मुड़ने ही वाला था कि उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। युनशान। युनशान ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कई बुजुर्गों को सीमावर्ती किले में लाया था। जिया जिंग तियान, आप जियामा शाही परिवार के मुखिया हैं, और फिर भी आप आक्रमणकारियों के लिए इतनी आसानी से द्वार खोलते हैं। आपकी गरिमा कहाँ है? युनशान के शब्दों ने जिया जिंग तियान को अपमानित महसूस कराया। ये देखकर कि जिया जिंग तियान चुप रहा, युनशान ने आगे दबाव नहीं डाला। इसके बजाय वो यान लुओ तियान का सामना करने के लिए मुड़ा। तो यह आप हैं, यान लुओ तियान। युनशान को देखते ही यान लुओ तियान की नज़र ठंडी हो गई। युनशान जैसे पूर्वज विशेषज्ञ और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ वे जिस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बहुत हो गई बात। अपना हास्यास्पद गठबंधन लेकर जियामा साम्राज्य की सीमाओं को छोड़ दो। हम यहाँ जियामा साम्राज्य से लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि सांप लोगों से निपटने आए हैं। जब तक आप हमारी सेनाओं को मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला से गुजरने की अनुमति देते हैं, हम आपके साम्राज्य को परेशान नहीं करेंगे, यान लुओ तियान ने जवाब दिया। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से उलझना नहीं चाहता था। युनशान ने इस पर उपहास किया, दृढ़ता से खड़ा रहा। युवा मास्टर गूफी ने सांप लोगों को मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में पनपने के लिए पलायन करने का आदेश दिया था। गूफी मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए एक महान उपकारक है। अब जब आप सांप लोगों पर हमला करना चाहते हैं, तो मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और कुछ नहीं कर सकता। यदि आप गुजरना चाहते हैं, तो आपको पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से गुजरना होगा। जिया जिंग तियान और गूफी के लिए खड़े होने का युनशान का फैसला सोच समझकर लिया गया था। वह जानता था कि अगर इन साम्राज्यों की संयुक्त सेना ने हमला किया, तो ये जियामा साम्राज्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को भी नुकसान होगा। संप्रदाय पहले से ही आंतरिक मुद्दों का सामना कर रहा था, कुछ बुजुर्गों और शिष्यों का मोहभंग हो रहा था। एक और बड़ा संघर्ष इसके पतन का कारण बन सकता था। जिया जिंग तियान और गूफी की सहायता करके युनशान को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की स्थिति को मजबूत करने और गूफी जैसे शक्तिशाली सहयोगियों का पक्ष जीतने की उम्मीद थी। उन्हें ये भी विश्वास था कि गूफी साम्राज्यों द्वारा उत्पन्न खतरे को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। युनशान, मुझे यकीन है कि तुम उस बदमाश गूफी से बुरी तरह डर गए होगे। यान लुओ तियान ने अपने रुख पर अडिग होकर व्यंग्य किया। अध्याय 144। वे सभी आए कितना सुविधाजनक। गूफी अब जियामा साम्राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे। उनके कारनामों को यात्रियों और आम लोगों द्वारा समान रूप से व्यापक रूप से फैलाया गया था, और पड़ोसी साम्राज्य उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि यान लुओ तियान गूफी जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्हें धीरे धीरे इन कहानियों में देवता बनाया जा रहा था, ऐसी कहानियों पर विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, उन्हें जियामा साम्राज्य के लोगों द्वारा फैलाई गई अतिरंजित अफवाहों के अलावा कुछ नहीं माना। कहा जाता है कि उसने एक ही वार में किसी हास्यास्पद रक्षक वू को मार डाला।
यान लोटियन को लगा कि यह सब बकवास है। तथाकथित रक्षक वू की शक्ति को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। वास्तव में ये सिर्फ एक आत्मा का रूप था। ये सर्वविदित था कि अपने शरीर से अलग हुई आत्मा अपनी अधिकांश शक्ति खो देती है। एकमात्र आत्मा को नष्ट करना कोई प्रभावशाली बात नहीं थी। यान लुओतियान को लगा कि जियामा साम्राज्य के लोगों को ये भी नहीं पता कि विश्वसनीय कहानियां कैसे बनाई जाती हैं, वे स्पष्ट दोषों से भरी थी। इसके अलावा भले ही गूफी वास्तव में शक्तिशाली थे, क्या वे वास्तव में 1 दर्जन से अधिक साम्राज्यों की संयुक्त सेना के खिलाफ खड़े हो सकते थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि युनशान सामने आएंगे। जिया जिंगतियान युनशान को आगे बढ़ते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ दिनों पहले की तुलना में युनशान बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहे थे। जिया जिंगतियान, शाही सेना को इकट्ठा करो और रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। युनशान ने जिया जिंगतियान की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। हालांकि जिया जिंगतियान ने शुरू में आक्रमणकारियों को अनावश्यक बलिदान से बचने के लिए जाने देने की योजना बनाई थी, अब जब युनशान ने हस्तक्षेप किया था तो उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा जियामा शाही परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा धूमिल हो जाएगी। रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, जिया जिंगतियान ने आदेश दिया। पहले से निराश मू झान तुरंत उत्साहित हो गया। मू परिवार के पुरुष अपनी लड़ाकू भावना के लिए जाने जाते थे और मू झान का मानना था कि युद्ध के मैदान में मरना दुश्मन के सामने अपनी मातृभूमि को आत्मसमर्पण करने से कहीं बेहतर है। सेना इकट्ठा करो, हम मौत तक रक्षा करेंगे, मू झान चिल्लाया। साम्राज्य के सैनिक, जो पहले से ही दृढ़ थे, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की मजबूत सेनाओं के आगमन को देखकर और भी अधिक आश्वस्त हो गए। उनका मनोबल बढ़ गया और उनकी संयुक्त गति अब शाही गठबंधन के बराबर थी। यान लुओतियान, जो शुरू में सेना को जाने देना चाहता था, अब युनशान के हस्तक्षेप से निराश हो गया। युनशान, देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में तुम में कितना सुधार हुआ है। यान लुओतियान ने सीधे युनशान पर हमला किया, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। चूंकि जियामा साम्राज्य के पास केवल एक पूर्वज था, इसलिए युनशान के पास उससे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने पीछे सुनहरे पंख फड़फड़ाते हुए यान लुओटियन ने युनशान की ओर एक सुनहरी रोशनी की लकीर की तरह वार किया, इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए कि युनशान चौंक गया और जल्दबाजी में अपना बचाव कर सका। ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ। यान लुओटियन की मुट्ठी युनशान की छाती पर लगी। हालांकि युनशान वार को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह अभी भी हिल रहा था, उसका खून खौल रहा था। यान लुओतियान की आंखें चील की तरह चमक उठी, जैसे उसके हाथ में एक सुनहरी रोशनी इकट्ठी हो गई हो, जो एक चमकदार सुनहरी तलवार में बदल गई हो। तलवार से निकलने वाली तीखी आभा ने युनशान को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी दुखी हुई को लगातार काटा जा रहा हो। तुम सांप लोगों की जनजाति की रक्षा करना चाहते हो, तो चलो देखते हैं कि तुम पहले खुद को विनाश से बचा सकते हो या नहीं। यान लुओटियन का पूरा शरीर अचानक कांप उठा, उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी और भी चमकदार हो गई। उसके हाथ में मौजूद सुनहरी तलवार रोशनी में विलीन हो गई, जो फिर अनगिनत सुनहरे पंखों में विभाजित हो गई, जो जाल की तरह युनशान पर बरस पड़े। इस तरह के भयंकर हमले का सामना करने में असमर्थ युनशान को हमले से बचने की कोशिश करते हुए हवा में उड़ना पड़ा। हालांकि सुनहरे पंख अपरिहार्य थे, जैसे आकाश को ढांकने वाला एक जाल। कुछ सांसों के भीतर युनशान पहले से ही दयनीय स्थिति में था, बची हुई सुनहरी रोशनी अभी भी उससे चिपकी हुई थी। ये बुरा है। जिया जिंगतियान ने युनशान को पराजित होते देखा, उसकी सहायता करना चाहा। अगर युनशान गिर गया तो उनकी सेना एक पल में नष्ट हो जाएगी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने 3 बूढ़े आदमी प्रकट हुए। तुम, एक साधारण डू सम्राट को डू पूर्वज की लड़ाई से दूर रहना चाहिए। चलो हम तीनों तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जब जिया जिंगतियान ने इन तीनों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। वे मुलान साम्राज्य के 3 बुजुर्ग थे। एक साथ वे तीनों एक निम्न स्तरीय डू पूर्वज के बराबर शक्ति को मुक्त कर सकते थे, जबकि जिया जिंगतियान केवल एक डू सम्राट था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उनकी संयुक्त शक्ति का सामना कर सके। बहुत हो गई बात, उसे नीचे ले जाओ और जियामा साम्राज्य को विभाजित करने के लिए हमारा होगा। मुलान बुजुर्गों में से एक ने घोषणा की। उसका खून उमड़ पड़ा, उसकी आभा और अधिक जंगली हो गई और जल्द ही उसका शरीर बदलने लगा। उसका सिर एक बाघ में बदल गया। अन्य 2 बुजुर्गों में भी इसी तरह के परिवर्तन हुए, एक शेर में बदल गया और दूसरा भालू में। तो ये 3 जानवरों का बर्बर कौशल है। जिया जिंगतियान की निगाहें गंभीर हो गईं और उसने गहरी सांस ली।
उसे पता था कि उसे आज सावधानी से लड़ना होगा, नहीं तो उसका अंत हो जाएगा। मार डालो, मुलान के बुजुर्गों ने एक स्वर में चिल्लाते हुए जिया जिंगतियान पर हमला बोल दिया। भयानक दुखी हुई उसकी ओर दौड़ा, जिससे बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। जिया जिंगतियान के पास उसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसका दुखी हुई पृथ्वी पर आधारित था, जिससे वह तुरंत पराजित होने से बच गया। लेकिन युन शान और जिया जिंगतियान को नुकसान हुआ, उनका पतन अपरिहार्य लग रहा था। जैसे ही वे हार के कगार पर थे, अचानक युद्ध के मैदान में एक तेज आवाज गूंजी। आप में से बहुत से लोग आए हैं। ऐसा लगता है कि आसपास की सभी शाही सेनाएं यहाँ हैं। कितना सुविधाजनक है। यांग लुओतियान ने आवाज सुनते ही तलवार के वार से युन शान को पीछे धकेल दिया। वह पीछे हट गया और आवाज के स्रोत की ओर देखा, जहां उसे एक भयानक उपस्थिति का आभास हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वरिष्ठ कौन है? ये हमारे सांप लोग जनजाति और जियामा साम्राज्य के बीच संघर्ष है। कृपया हस्तक्षेप न करें, यांग लुओतियान ने विनम्र स्वर में कहा। आप मेरी पत्नी को धमका रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इससे दूर रहूं। एक तेज हवा चली और एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में 2 आकृतियां थीं। नए लोग कोई और नहीं बल्कि गूफी, कै लिन और एमेथिस्ट विंग लान किंग थे। यान लुओतियान गूफी को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसने रानी मेडुसा को पहचान लिया। गूफी को देखकर युनशान और जिया जिंगतियान दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी से पास चले गए। युवा मास्टर गू, आप आखिरकार आ ही गए, उन्होंने कहा। वह गूफी है, वह गूफी है। ये सुनकर यान लुओतियान और मूलान के बुजुर्ग चौंक गए। जिस शक्तिशाली व्यक्ति का वे जिक्र कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि वही गूफी थी जिसे उन्होंने मिथक मानकर खारिज कर दिया था। यान लुओतियान ने जल्दी से खुद को ढाल लिया। सिर्फ नीलम पंख वाले शेर राजा को ही वे संभाल नहीं पाए, गूफी की तो बात ही छोड़िए। वरिष्ठ, हमें नहीं पता था कि यही युवा मास्टर गू है। अगर हमें सांप लोगों की जनजाति के साथ आपके रिश्ते के बारे में पता होता, तो हम कभी भी आने की हिम्मत नहीं करते। यान लुओतियान ने देखा कि गूफी और रानी मेडुसा कितने करीब थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उनके रिश्ते का अंदाजा लगा लिया। जिस महिला को गूफी ने अपनी पत्नी बताया, वह रानी मेडुसा थी। अब पछताओगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। गूफी को आगे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक सहज हरकत के साथ वह यान लुओतियान की ओर बढ़ा। एक भयानक दबाव महसूस करते हुए यान लुओतियान ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसने महसूस किया कि उसे पकड़ लिया गया है। गूफी ने एक झटके से यान लुओतियान को कुचल दिया, फिर उसे जलाने के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला को बुलाया। भस्म कर दिया। मुलान के बुजुर्ग डर गए, अवाक रह गए। उनकी सहज प्रवृत्ति भागने की थी, लेकिन गूफी की जबरदस्त शक्ति के सामने भागना असंभव था। अध्याय 145। मैं अभी अभी एकांत से बाहर आया हूँ और उसके पास पहले से ही एक बच्चा है। तीनों मुलान बुजुर्ग अलग अलग दिशाओं में भाग गए, लेकिन गूफी ने फिर भी एक एक हाथ से उन्हें पकड़ लिया, उन्हें कुचल दिया और फिर उन्हें वाष्पित कर दिया। गूफी के शक्तिशाली प्रवेश और उसके गरजने वाले तरीकों, जिसमें यान लुओतियान और 3 मुलान बुजुर्गों की हत्या शामिल थी, ने वहां मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। शाही गठबंधन बलों ने एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि गूफी के हाथ की एक लहर से वे भी धूल में बदल जाएंगे। ये सभी साम्राज्यों के लिए एक चेतावनी है। सांप लोग मेरे संरक्षण में हैं और रानी मेडुसा मेरी पत्नी है। अगर कोई फिर से सांप लोगों के प्रति कोई बुरी मंशा रखने की हिम्मत करता है, तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अब चले जाओ। गूफी के उन शब्दों के साथ किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी बिना किसी सवाल के उसकी आज्ञा का पालन करते हुए भयभीत पक्षियों और जानवरों की तरह भाग गए। इन मामलों को संभालने के बाद गूफी ने युनशान और जिया जिंगतियान को देखने के लिए मुड़कर देखा। युनशान, तुमने कुछ साहस दिखाया है। हालांकि इन दोनों के मन में कुछ योजनाएं थीं, लेकिन उन्होंने आखिरकार सही काम किया। आप दोनों ने सांप लोगों की रक्षा में सराहनीय सेवा की है। यहाँ इन्हें पुरस्कार के रूप में लें। गूफी ने जिया जिंगतियान को एक जोन ब्रेकिंग पिल और युनशान को एक एजोर सन पिल फेंकी। युनशान के हाथ एजोर सन पिल को पकड़ते ही उत्साह से कांप उठे। उसे पता था कि उसने इस बार सही दांव लगाया है। एजोर सन पिल सीधे उसकी खेती को एक स्टार तक बढ़ा सकती है। जिया जिंगतियान और युनशान अभी भी उत्साह से अभिभूत थे। गूफी ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। आप काफी समय से देख रहे हैं, क्यों नहीं रुकते? जैसे ही वे रोमांचित महसूस कर रहे थे,
गूफी ने हाथ बढ़ाया और युद्ध के मैदान के बाहर छिपी एक काली धुंध को पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि रक्षक टाई था। अपने पहले रक्षक वू की तरह रक्षक टाई 10,000 बिच्छू द्वार का समर्थन करने और परेशानी खड़ी करने के लिए चुयुन साम्राज्य में गया था। जब उसने ये खबर सुनी तो वह मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए युद्ध के मैदान में आया। हॉल ऑफ सोल्स के तुम लोग वाकई चूहों की तरह हो, हर जगह छेद खोद रहे हो। गूफी हॉल ऑफ सोल्स से थक गया था। मुझे छोड़ दो सीनियर, अगर तुम मुझे छोड़ दो। तारानकन बूम, तारानकन। गूफी ने उसे अपनी बात खत्म करने का मौका नहीं दिया, उसे कुचलकर भुला दिया। ये हॉल ऑफ सोल्स आखिर है क्या, जहां सभी मजबूत व्यक्ति आध्यात्मिक शरीर लगते हैं। जिया जिंग तियान और युन शान हैरान थे ये देखकर कि प्रोटेक्टर टाई प्रोटेक्टर वू के समान था। इस प्रदर्शन के साथ प्रमुख साम्राज्य निश्चित रूप से कोई और विश्वासघाती विचार रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। बाकी आप पर निर्भर है। गठबंधन बलों को डराने के बाद गूफी ने शेष मामलों को युनशान और जिया जिंगटियन के पास छोड़ दिया, फिर सन में वापस आ गया। लोगों का नया क्षेत्र। हालांकि सांप लोग हाल ही में यहाँ आए थे, लेकिन नई बस्ती पहले से ही आकार ले रही थी। समतल क्षेत्रों में सांप लोगों के लिए बड़ी संख्या में घर थे, जो मनुष्यों के समान गांव जैसी बस्तियां बनाते थे। सांप लोगों के क्षेत्र के आसपास के ऊबड़ खाबड़ इलाके के कारण अभी तक कोई दीवार या अन्य किलेबंदी नहीं थी। हालांकि नियमित अंतराल पर निगरानी टावर स्थापित किए गए थे और ऊपर आसमान में सांप लोगों द्वारा उठाए गए सतर्क पक्षियों का झुंड निगरानी रखता था। किसी भी गड़बड़ी के संकेत पर वे सांप लोगों को सचेत कर देते थे। इस क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में दो ऊंची चोटियों के बीच एक विशाल बेसिन बसा हुआ था। बेसिन अविश्वसनीय रूप से बड़ा था और केवल 10 दिनों के भीतर एक विशाल शहर जमीन से ऊपर उठ गया था। ये सांप लोगों का नया पवित्र शहर था। जियाओ यी जियान, जियान और अन्य लोग भी इस स्थान पर आए थे और शाही महल में रह रहे थे। सांप लोगों में वास्तव में प्रभावशाली क्षमताएं हैं। उन्होंने इतने कम समय में इतना कुछ बनाया है। जियाओ यी जियान जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में उभरे शहर को देखकर आश्चर्यचकित थी। वह सांप लोगों के अनोखे रूप और उनकी अविश्वसनीय निर्माण गति पर आश्चर्यचकित थी। सांप की पूंछ वाले लोग 2 पैरों वाले लोगों की तुलना में तेजी से कैसे निर्माण कर सकते हैं। अब जब सांप लोग बस गए हैं, बहन कैलिन, आपको अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जियान ने शहर में घूमने और कैलिन के पास आने के बाद कहा। हाँ, इस बार ये सब मेरे पति का धन्यवाद है जिन्होंने शाही गठबंधन को भगा दिया। अन्यथा सांप लोग इतनी शांति से कैसे रह सकते थे और समृद्ध हो सकते थे। उसके गुलाबी होठों पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी और उसे जो खुशी महसूस हुई उसे छिपाना असंभव था। अगर जियामा साम्राज्य ने गूफी की ताकत से डरकर रास्ता बनाने में सहयोग नहीं किया होता तो सांप लोग इतनी आसानी से यहाँ नहीं पहुँच पाते। और अगर गूफी ने यान लुओतियान और 3 मुलान बुजुर्गों को मारने के लिए सख्त कार्रवाई नहीं की होती तो अगर युद्ध यहाँ तक पहुँच जाता तो सांप लोग बर्बाद हो जाते। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए यह उचित है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। कैलिन शर्मा गई जब गूफी अचानक उसके पीछे आया, अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटते हुए। गूफी और कैलिन को अंतरंग होते देख सियान ने गूफी की ओर आंखें घुमाई और कहा, बड़े भाई गूफी, तुम बहुत परेशान करने वाले हो, हमेशा ऐसी चीजें करते हो जो बच्चों के देखने लायक नहीं हैं। इसके साथ ही उसने अपना पैर जोर से पटका। उसका इरादा गुस्सा होने का दिखावा करना था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा बल लगाया और गलती से पवित्र शहर में नई बिछाई गई फर्श की टाइलें टूट गईं। जियान ने शर्म से पीछे देखा कि क्या स्नेही गूफी और कैलिन ने देखा है, लेकिन पाया कि वे सीधे उसकी ओर देख रहे थे। शर्मिंदा होकर उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, इसके लिए माफ करें। मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। कैलिन जियान के मनमोहक व्यवहार से खुश थी, इसलिए उसने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी से टाइल बदलवा लूंगी, लेकिन भविष्य में सावधान रहना। ये सांप लोगों का पवित्र शहर है, हम इसे छेदों से भरा नहीं रख सकते। मैं समझती हूँ बहन कैलिन, मैं सावधान रहूंगी। दोषी महसूस करते हुए जियान जल्दी से भाग गया। बहुत प्यारा लग रहा था। जियान के जाने के बाद गूफी कैलिन की ओर मुड़ा, जो भी उसे देख रही थी। उनकी नजरें मिली, गहरे स्नेह से भरी हुई। उसके गोरे गाल लाल हो गए और उसकी चमकदार आंखें चमक उठी। गूफी ने उसे देखते ही चक्कर आने जैसा महसूस किया, उसका दिमाग धुंधला हो रहा था। वह धीरे से नीचे झुका और कई ये के लाल होठों को चूमा। उन दोनों ने कोमलता से गले लगाया
उनका जुनून नए पवित्र शहर में भर गया। काफी देर बाद वे अनिच्छा से अलग हो गए और कैलिन ने अपने होठों को चाटा, स्वाद का आनंद लिया। जियोई जियान और जयान यू कहाँ हैं? उन्हें आंतरिक महल में रखा गया है, जहाँ ये सबसे अधिक आरामदायक और सुरक्षित है, जहाँ मजबूत सांप लोग उनकी रखवाली कर रहे हैं, कैलिन ने समझाया। चलो उन्हें देखने चलते हैं। गू कबीले में एक भव्य हॉल के भीतर एक युवती बीच में मदरा रही थी, जो सुनहरी ऊर्जा से घिरी हुई थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये युवती कोई और नहीं बल्कि जुनर थी। जैसे ही सुनहरी रोशनी फीकी पड़ी, जुनर ने गहरी सांस ली और अपनी चमकीली आंखें खोलीं। इस बार उसका एकांत 1.5 साल तक चला था और उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था। वह पहले ही पूर्वज क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। इस समय उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई भावना दिखाई दी। हालांकि इतने लंबे समय तक एकांत में रहने के बाद जुनर को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। बाहर आने के बाद वह आराम करने और कुछ समाचार इकट्ठा करने के लिए क्षेत्र में घूमने लगी। क्या मैं अभी एक बार एकांतवास में गई थी और उसका पहले से ही 1 साल का बच्चा है। थोड़ी देर बाद जुनर ने अपने कबीले के सदस्यों से यह खबर सुनी और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। अध्याय 146। वह भाग्य कहाँ है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? वू-टेन शहर में जियाओ परिवार के भीतर जियाओ यान उदास होकर मेज पर बैठा था। उसकी उंगलियां उसकी सतह पर और भी जोर से ढोल बजा रही थीं। अगर उसके बगल में याओ लाओ न होता तो वह अपना सारा दबा हुआ गुस्सा मेज पर निकाल देता। शिक्षक, कई महीने हो गए हैं और कोई सुराग नहीं है। क्या मेरे पिता सच में हैं? बिना किसी निशान के गायब हो गए। जियाओ यान को शुरू में संदेह था कि जियाओ झान को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा ले जाया गया था, लेकिन कुछ समय तक संप्रदाय में घुसपैठ करने के बाद उसे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे वह बहुत निराश हो गया। उसे अपने पिता का अपहरण करने वालों के प्रति क्रोध और अपनी खुद की लाचारी के लिए आत्मघृणा का मिश्रण महसूस हुआ। जियाओ यान, चूंकि उन्होंने तुम्हारे पिता का अपहरण कर लिया है, इसलिए वे उनसे कुछ चाहते होंगे। अभी के लिए तुम्हारे पिता सुरक्षित होने चाहिए। याओ लाओ ने जियाओ यान को आश्वस्त किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात खुद को मजबूत करना है। केवल शक्तिशाली बनकर ही आप आगे की जांच कर सकते हैं। जियाओ यान ने सहमति में सिर हिलाया। उदाहरण के लिए मिस्टी क्लाउड सेक्ट में उसका सामना जिस काली आत्मा से हुआ था, याओ लाओ ने कहा कि यह रहस्यमयी हॉल ऑफ सोल्स से आई थी। लेकिन जियाओ यान के वर्तमान स्तर पर वह ये जानने के लिए भी योग्य नहीं था कि हॉल ऑफ सोल्स क्या है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मजबूत बनने की इच्छा जताई। चलो पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर चलते हैं। एक बार मेरी ताकत बहाल हो जाए तो मैं आपको इस मामले की तह तक पहुंचने में मदद करूंगा। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर स्नैक पीपल जनजाति के नए पवित्र शहर में शहर अब रोशनी और उत्सव से सजा हुआ था और हर परिवार मुस्कुरा रहा था। स्नैक पीपल के प्राचीन अनुष्ठानों के अनुसार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वे नए पवित्र शहर का जश्न नहीं मना रहे थे, वे जियान यू का पहला जन्मदिन मना रहे थे। मूल रूप से केवल गूफी, जियोई जियान और कुछ अन्य लोग ही जियान यू के जन्मदिन के बारे में जानते थे, लेकिन किसी तरह ये बात फैल गई और पूरी स्नैक पीपल जनजाति ने सहज रूप से उसका जन्मदिन मनाया। कैलिन पवित्र शहर के ऊपर खड़ी थी, नीचे स्नैक पीपल को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मीठी, संतुष्ट मुस्कान थी। स्नैक पीपल के बीच आपका प्रभाव पहले से ही मेरे प्रभाव से आगे निकल रहा है, उसने उत्साह से कहा। गूफी ने खुशी से झूमते हुए स्नैक पीपल को देखा, ये सोचकर कि इतने सारे लोगों द्वारा सम्मानित किया जाना काफी अच्छा लगता है। पिताजी, गले लगाओ। अचानक एक कोमल आवाज आई गूफी के बगल में। जियोई जियान अपनी बाहों में जियान यू को पकड़े हुए आ गई थी। छोटी सी बच्ची ने आखिरकार बोलना सीख लिया था, हालांकि वह केवल सरल शब्द ही बोल पाती थी, लेकिन उसकी मासूम आवाज एक देवदूत की तरह बेहद प्यारी थी। यूए, यहाँ आओ। गूफी ने हाथ बढ़ाया और उसे उठाया, उसे नीचे उत्साहित सांप लोग दिखाते हुए। जियान यू को समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन वह खुशी से उछलने लगी। नया पवित्र शहर न केवल शहर के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि पूरे सांप लोग जनजाति के पुनर्जन्म का भी प्रतिनिधित्व करता था। वे अधिक शक्ति और समृद्धि के मार्ग पर थे। उत्सव लंबे समय तक चला और फिर धीरे धीरे शांत हो गया, और जैसे जैसे सांप लोग अपने नए वातावरण के अनुकूल होते गए, वे एक शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए। एक दिन जब जियान यू के साथ खेल रही थी, उसे अचानक कुछ याद आया। वह उछल पड़ी और सीधे गूफी की ओर दौड़ पड़ी।
जियान को उल्का की तरह अपनी ओर भागते देखकर गूफी चौंक गई। अपनी ताकत के बावजूद बिना तैयारी के उससे टकराना सुखद नहीं होगा। बड़े भाई, क्या तुम कुछ भूल नहीं गए? जियान ने तत्काल पूछा। वह क्या है? गूफी ने हैरान होकर पूछा। तुमने कहा था कि तुम मुझे पिल दायरे में घुसने का एक शानदार अवसर दोगे, याद है? तुम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। जियान ने उसे पिल दायरे में प्रवेश करने से पहले किए गए वादे की याद दिलाई। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर गूफी समझ गया कि जियान क्या सोच रही थी। हालांकि जियान हर दिन लापरवाह और चंचल दिखाई देती थी, लेकिन उसके अंदर गहरी चिंताएं थीं। वह प्राचीन शून्य ड्रैगन द्वीप पर लौट आई थी, अपनी विरासत को प्राप्त कर चुकी थी और प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान स्थिति को समझ चुकी थी। शाही वंश की एकमात्र सदस्य के रूप में जियान को नया ड्रैगन सम्राट बनना तय था। भले ही जियान स्वतंत्रता के लिए तरस रही थी, लेकिन वह अपनी जाति के भविष्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। वह मजबूत बनना चाहती थी, ड्रैगन जनजाति को जल्दी से एकजुट करना चाहती थी और यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि प्राचीन शून्य ड्रैगन द्वीप पर हर कोई शांति से रह सके। गूफी ने वास्तव में जियान को एक बेहतरीन अवसर देने का वादा किया था, लेकिन इसमें कई अनिश्चितताएं थीं। वह अवसर अभी तक नहीं आया है। मुझे यकीन भी नहीं है कि हम इसे पा सकेंगे, गूफी ने सोच समझकर कहा। जिस अवसर की उसने बात की थी वह एक दूसंत झाओ हुआ द्वारा छोड़े गए प्राचीन अवशेष थे। प्राचीन अवशेष, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राचीन काल के अवशेष हैं। प्राचीन युग वर्तमान से बहुत अलग था और अनगिनत वर्षों में कई अवशेष स्वाभाविक रूप से पीछे छूट गए थे। कुछ को समय के साथ दफनाया या खो दिया गया हो सकता है, लेकिन कभी कभी वे फिर से दिखाई देते हैं। वास्तव में ये सिर्फ इतना है कि खंडहरों के पूर्व मालिकों द्वारा छोड़ी गई मोहर समय के साथ कमजोर हो जाती है, जिससे उनके द्वारा सील की गई जगह दिखाई देती है। हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, बस इंतजार करते हैं। चलो बाहर जाकर खोज करते हैं, शायद हम इसे पालें। जियान ये सुनकर रोमांचित हो गया कि अवसर मौजूद था और तुरंत गूफी को इसे खोजने के लिए बाहर खींचना चाहता था। गूफी ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह खंडहरों को खुले में लाने में सक्षम हो सकता है। यदि नहीं, तो वह हमेशा अपने बड़ों से मदद मांग सकता है। चूंकि वह सामान्य स्थान जानता था, खंडहरों के बीच में पहला कदम उसे ढूंढना था, बाकी को बाद में निपटाया जा सकता था। जियान से सहमत होने के बाद गूफी ने जियाओ यीजियान और कैलिन को उनकी योजना के बारे में बताया। क्या ये जियान का अवसर है? जियाओ यीजियान ने जियान के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई। अगर तुम्हें यह मौका मिलता है तो तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। हाँ, मैं गूफी की तरह ही सुपर शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, जियान ने गूफी को देखते हुए गर्व से घोषणा की। गूफी से ज्यादा शक्तिशाली बनने का लक्ष्य क्यों नहीं रखा? किंगलिन ने अचानक पूछा। जियान तुरंत किंगलिन की ओर मुड़ा और कहा, गूफी पहले से ही अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है, उससे आगे निकलना बहुत मुश्किल होगा। मैं उसके जितना शक्तिशाली होने से ज्यादा संतुष्ट रहूंगा। गूफी ने जियान की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, ये जानते हुए कि वह उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि वह उसे खंडहरों में नहीं ले जाएगा। ठीक है, एक बार जब सांप लोगों के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद कैलिन कुछ आदिवासी मामलों को संभालने चली गई। जनजाति की रानी होने के नाते वह दूसरों की तरह बेफिक्र नहीं रह सकती थी। कुछ समय बाद गूफी और उसका समूह मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से चले गए, जिसमें शेर राजा उनकी सवारी के रूप में सेवा कर रहे थे। वापस लौटने पर उन्होंने पाया कि शेर राजा का बच्चा 5वीं रैंक तक पहुंच गया था। उनके जाने से पहले शेर राजा ने अपने बच्चे को सांप लोगों की रक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि उनके बीच आपसी देखभाल सुनिश्चित हो सके। हम कहाँ जा रहे हैं? जियान ने रास्ते में गूफी से पूछा। आपके क्षेत्र की ओर, जानवरों के क्षेत्र की ओर। जानवरों के क्षेत्र पर पूरी तरह से जादुई जानवरों का नियंत्रण था। हालांकि वहां कुछ मनुष्य रहते थे, लेकिन जादुई जानवरों की जनजातियां, जो पारिवारिक इकाइयों के रूप में काम करती थीं, उनमें बहुत ज्यादा ज़ेनोफोबिया था। वहां रहने वाले मनुष्यों को बेहद कठोर वातावरण का सामना करना पड़ता था, जहां वे रोजाना जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते थे। अध्याय 147, किंगलिन की भयानक प्रतिभा। आसमान नीले रंग का एक विशाल विस्तार था, साफ और बादल रहित, एक विशाल नीले दर्पण की तरह, शुद्ध और बेदाग। अचानक तेज हवा की आवाज से आकाश की खामोशी टूट गई, क्योंकि एक विशाल बैंगनी आकृति आकाश में फैल गई,
जिससे उसके पीछे एक बवंडर बन गया। यह एक विशाल नीलम पंख वाला शेर राजा था और इसकी चौड़ी पीठ पर कई आकृतियां बैठी थीं। गूफी और उसके साथी 2 महीने की अथक यात्रा के बाद गूफी और उसका समूह आखिरकार बीस्ट क्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंच गया। उनकी गति काफी प्रभावशाली थी। वास्तव में प्राचीन अवशेष कहाँ स्थित हैं? ज़ियान ने बीस्ट डोमेन में पहुंचने पर गूफी से पूछा। बीस्ट बोन माउंटेन रेंज, गूफी ने उत्तर दिया, ये याद करते हुए कि प्राचीन अवशेष बीस्ट बोन माउंटेन रेंज के भीतर स्थित थे। 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का क्षेत्र। बीस्ट क्षेत्र हालांकि केंद्रीय मैदानों जितना विशाल नहीं था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से व्यापक था। जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले अंतहीन पहाड़ इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय जंगली और अदम्य आभा बिखेरते थे। शायद इसलिए कि बीस्ट क्षेत्र जंगलों और पर्वत चोटियों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि आसमान से भी वहाँ कई अंधे स्थान थे जो रहस्य की हवा जोड़ते थे और खतरे की भावना को तीव्र करते थे। हालांकि बीस्ट क्षेत्र में 1 लाख पर्वत होने की बात कही गई थी, ये केवल एक मोटा अनुमान था। सच में ये संख्या कहीं ज्यादा थी। ये पर्वत श्रृंखलाएं मानव पहुंच से परे फैली हुई थीं। अपने अंतहीन विस्तार के भीतर अनगिनत खजाने छिपे हुए थे जो उन्हें खोजने के लिए भाग्यशाली लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीस्ट बोन पर्वत श्रृंखला कई में से एक थी जो बीस्ट क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित थी। ये सामान्य क्षेत्र होना चाहिए, गूफी ने कहा, क्योंकि वे खुद को उन्मुख करते थे और बीस्ट क्षेत्र में कदम रखते थे। जल्द ही गूफी के मार्गदर्शन में वे बोन पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। अब से सावधान रहो, ये 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति का क्षेत्र है और वे अपने क्षेत्र की बारीकी से निगरानी करते हैं। अगर हमें खोजा गया तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। गूफी ने अपने साथियों को चेतावनी दी, जिन्होंने जवाब में अपने दुखियों को रोक दिया। जादुई जानवरों की दुनिया में 3 शक्तिशाली जनजातियों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। शून्य प्राचीन ड्रैगन जनजाति जो सबसे मजबूत थी, यहाँ तक कि स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति पर भी शिकार करती थी जो दूसरे स्थान पर थी। और फिर 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति। शीर्ष स्तरीय शक्ति के संदर्भ में 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति शून्य प्राचीन ड्रैगन या स्वर्ग दानव फीनिक्स की तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी अविश्वसनीय प्रजनन क्षमता ने उनकी संख्या को विशाल बना दिया, जिससे जादुई जानवरों के बीच उनका स्थान सुरक्षित हो गया। जैसा कि गूफी ने अनुमान लगाया था, 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति की अपने क्षेत्र की निगरानी वास्तव में कड़ी थी। उनकी सावधानी के बावजूद जैसे ही वे अपने क्षेत्र में प्रवेश करते थे, उन्हें लगभग पकड़ लिया जाता था। खबर जल्दी ही जनजाति के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई और उन्हें ट्रैक करने के लिए बीस्ट बोन माउंटेन रेंज में एक दल भेजा गया। गूफी और उसके समूह ने जल्द ही एक उजाड़ पर्वत श्रृंखला में इस दल का सामना किया। मानव, हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन में से एक ने चिल्लाया। इस दल में 3 या 4 7वें दर्जे के और 10 से अधिक 6ठे दर्जे के पायथन शामिल थे, जिनमें से कोई भी गूफी के समूह के लिए खतरा नहीं था। गूफी के समूह के बावजूद फेई ने अपनी आभा को दबाते हुए आदरणीय त्यानहुओ की उपस्थिति से अजगरों को सावधान कर दिया। हालांकि वे भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गूफी उनके क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। जानवरों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, फिर भी आप मनुष्यों को प्रवेश करने से रोकते हैं। क्या ये थोड़ा अहंकारी नहीं है? गूफी ने जवाब दिया, उनकी धमकियों से डरने को तैयार नहीं था। हम जादुई जानवर आप मनुष्यों की तरह नहीं हैं। हमारे पास सख्त क्षेत्रीय सीमाएं हैं और यह हमारा है। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। अजगरों में से एक ने गुर्राहट के साथ कहा। गूफी ने उनके रवैये पर भौहें सिकुड़ी, उन्हें यह अधिक से अधिक अप्रिय लगा। क्या बकवास है? 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर कुछ और नहीं बल्कि पैरहीन, बदसूरत कीड़े हैं। ज़ियान, जिसका कबीला शीर्ष रैंकिंग वाले प्राचीन शून्य ड्रैगन था, संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगरों के लिए कोई सम्मान नहीं रखता था। यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द आपत्तिजनक हो सकते हैं, ज़ियान जल्दी से मेडुसा की ओर मुड़ा और जल्दी से कहा, बहन कैलिन, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। तुम मेरी नज़र में सबसे सुंदर हो। मेडुसा ने ज़ियान पर केवल अपनी आंखें घुमाई, नाराजगी नहीं जताई। हालांकि ज़ियान की तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी ने 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने अपनी मुठियां भींच ली और हमला करने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर ज़ियान ने उन्हें और ताना मारा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? भले ही तुम सब एक साथ हमला करो, तुम मेरे सामने नहीं हो। हालांकि ज़ियान शेखी बघार रही थी, उसकी वर्तमान ताकत केवल 6ठी रैंक पर थी,
जबकि अजगरों के पास कई 7वें रैंक के सदस्य थे। वह आश्वस्त थी क्योंकि गूफी उसका समर्थन करने के लिए वहां थी। उसके उकसावे ने आखिरकार 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन को किनारे पर धकेल दिया और वे एक साथ आगे बढ़े। जियान की हरकतों से परेशान गूफी ने उसे देखा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे धक्का दिया। भविष्य में अपना व्यवहार ठीक रखना। गूफी ने आगे बढ़ने से पहले उसके सिर पर हल्का थपथपाते हुए आह भरी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किंगलिन उसके सामने आ गई। भाई गूफी, मुझे इसे संभालने दो, किंगलिन ने कहा। उसकी हरी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुपिल्स के साथ, सांप जैसे जादुई जानवरों के खिलाफ। ठीक है, वे सभी तुम्हारे हैं, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा, पीछे हटते हुए। 9 शांत गहरे भू अजगर क्रोधित थे। उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था कि गूफी उनसे लड़ने के लिए एक साधारण डू सम्राट लड़की को भेजेगी। चलो हम दोनों हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। 7वीं रैंक के 2 अजगरों ने दोनों तरफ से किंगलिन पर अपने हमले का समन्वय किया। जैसे ही 2 अजगर, जिनकी शक्ति डू पूर्वज की शक्ति के बराबर थी, किंगलिन के करीब आए, वह शांत और अविचल रही। गूफी, हालांकि थोड़ा चिंतित था, अगर किंगलिन की क्षमताएं स्थिति को संभाल नहीं पाती तो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। जैसे ही 2 अजगरों के हमले करीब आए, किंगलिन की आंखों से एक भूतिया हरी रोशनी निकली, जिससे उनकी हरकतें रुक गईं। अगले ही पल, दोनों 7वें दर्जे के अजगरों ने अपना हमला बंद कर दिया। अन्य 9 शांत गहरे मैदान के अजगर अभी भी भ्रमित थे जब ये दोनों अचानक मुड़े और अपने ही साथियों पर हमला कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड में भारी नुकसान हुआ। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथी इस हरी आंखों वाली लड़की के नियंत्रण में आ गए हैं। थोड़े ही समय में किंगलिन ने पूरे दस्ते को अपने वश में कर लिया, लगभग उन्हें खत्म कर दिया। उसी समय एक 8वीं रैंक का 9 शांत गहरे मैदान का अजगर दिखाई दिया, जो किंगलिन पर घात लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आदरणीय तियान हो ने हस्तक्षेप किया, अजगर को एक भयंकर युद्ध में उलझा दिया और अंततः उसे हरा दिया।